तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4। इससे पहले हमने तीनों पार्ट की वीडियो बना चुकी है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन सत्ता के बारे में। तो देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो फैसले लिए जाते थे उनको करने के संकेत मिलते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि वहां पर निर्णय लिए जाते थे और उसको लागू भी किया जाता था। उदाहरण जैसे ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, फिर भी जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। देखिए, अब ईंटें जो निर्माण होती थी वो अलग अलग क्षेत्रों में होती थी, ठीक है। वो जम्मू से लेकर गुजरात तक होती थी, लेकिन जो ईंटों का साइज था वो एक ही अनुपात में, यानी सारी ईंटों का साइज बराबर है। अब हर जगह एक ही ईंट का साइज बराबर होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अब अलग अलग जगह के लोग हैं तो अपने हिसाब से बनाते होंगे, है ना। तो इसमें देखा जा सकता है कि जम्मू से लेकर जो गुजरात तक थी उनका जो ईंटों का साइज था वो एक समान था। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों द्वारा या फिर लोगों के समूह द्वारा निर्णय लिए जाते थे और उनको कार्यान्वित भी किया जाता था। तो अब देखिए प्रसाद तथा शासक के बारे में कि यहाँ पर शासन व्यवस्था थी भी या नहीं थी, या फिर यहाँ पे शासन किस प्रकार किया जाता था। तो देखिए, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। यानी हमें जो सत्ता के बारे में जानकारी मिली है वो सटीक नहीं है, कि हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऐसा ही होता था। अब देखिए, मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई है। अब जो मोहनजोदड़ो था वहां पे एक विशाल भवन मिला है, ठीक है, उसको ना प्रसाद की संज्ञा दी गई है। और एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। आप चित्र में देख सकते हैं जो मूर्ति दिख रही है इसे पुरोहित राजा की मूर्ति कहा जाता है। अब देखिए, इतिहासकारों को अभी तक ये अच्छे से नहीं पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। वहां पर राजा द्वारा शासन किया जाता था या फिर लोगों द्वारा खुद ही शासन किया जाता था। तो इतिहासकार इस मत को लेकर एक नहीं है कि किस प्रकार की शासन विधि थी। अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा 3 मत प्रचलित हैं जो कि इस प्रकार है, जिसे हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए, जो पहला मत है वो है कबीलाई शासन, दूसरा मत है हमारा राजतंत्रीय व्यवस्था, और जो हमारा तीसरा मत है वो है केंद्रीय समन्वयक व्यवस्था। तो चलिए इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला मत है वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, इस मत के अनुसार हड़प्पाई स्थलों से किसी महल अथवा आयुध भंडार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यानी जो हड़प्पा स्थल था वहां पर कोई सी भी प्रकार के किसी राजा का महल तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और आयुध भंडार यानी युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले। जैसे अगर हड़प्पा सभ्यता में कोई युद्ध हुआ होता तो वहां पर मारे गए सैनिकों की लाशें, उनके द्वारा हथियार इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, औजार, तलवार आदि, ये सब ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इस मत के अनुसार फिर इतिहासकार ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कबीलाई शासन व्यवस्था थी और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कबीलों का शासन था। यानी मान लीजिए हड़प्पा का कोई क्षेत्र है, जैसे लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, राखीगढ़ हो गया, तो वहाँ हर जगह अपनी अलग अलग कबीलाई शासन थी। वहाँ पे एक कबीला होता था, उसमें एक मुखिया आता था और उसी कबीले का मुखिया शासन किया करता था। और ऐसा ही हर अलग अलग क्षेत्रों में होता था। इसलिए वहाँ पर इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में कबीलाई शासन व्यवस्था थी। अब हम समझते हैं अपना दूसरा मत। इस मत के इतिहासकारों के अनुसार यहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था थी। यानी दूसरे मत को मानने वाले जो इतिहासकार थे वो ये मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। अब उन्होंने कह तो दिया राजतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन उसका कोई सबूत क्या है। तो देखिए, इस मत के अनुसार मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, ठीक है। और अलग अलग स्थलों के स्थापत्य एवं बाटों की एक रूपता इस व्यवस्था की ओर संकेत करते। यानी अलग अलग स्थलों से जो बाटों में एक रूपता पाई गई है, यानी जो बाटों का बनाने का तरीका, उन पे जो चित्र वगैरह होते थे, उन सब में एक रूपता पाई गई है। इसलिए इतिहासकारों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। देखिए, अब जो हमारा तीसरा मत है अब हम उसे समझते हैं।
इस मत के इतिहासकार स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पाई क्षेत्रों में एक रूपता के साथ साथ विविधता भी पाई जाती। यानी इस मत के जो इतिहासकार है उनका कहना है कि हड़प्पाई क्षेत्रों में एक रूपता तो पाई जाती थी, लेकिन कुछ जगहों पर विविधता भी पाई गई है। जैसे उदाहरण में देखिए, धोलावीरा के नगरों को 2 की जगह 3 भागों में विभाजित किया गया था तथा कालीबंगन में पक्की ईंटों के स्थान पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। लेकिन जो धोलावीरा था वहां पर नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जहां घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, वहीं कालीबंगन में घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक रूप से एक समन्वयक ढांचा मौजूद रहा होगा। अब मान लीजिए ये हड़प्पा क्षेत्र है, ठीक है, और इसके ये अलग 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 क्षेत्र है। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में अपना खुद का शासन भी हुआ करता था और एक होती थी केंद्र की शक्ति, जो इन सभी अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया करती थी। मतलब इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय शक्ति हुआ करती थी, यानी उनका अपना अपना शासन होता था। और साथ ही सभ्यता में एक केंद्रीय शक्ति भी थी, जो इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तालमेल और उन पर नियंत्रण करके अपना शासन चलाया करती थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में, या फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये हर बार लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ या फिर जो उसका पतन हुआ है, उसके लिए इतिहासकार एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग मत है। तो हम यहाँ पे 3 प्रकार के मतों को समझने वाले हैं। तो देखिए, पहला है बाह्य आक्रमण का सिद्धांत, दूसरा है पर्यावरणीय कारक और तीसरा है केंद्रीय सत्ता का पतन। ये जो 3 कारक है, इतिहासकार इन 3 कारकों को बताते हैं कि ये 3 कारक थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। आप देखिए, हमारा जो पहला सिद्धांत है वह है बाह्य आक्रमण का सिद्धांत। तो इस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण यानी आर्य आक्रमण के कारण हुआ था। यानी इस मत के जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी लोगों द्वारा यानी बाह्य आक्रमण के कारण हुआ था, जिनमें आर्य लोग शामिल थे और आर्यों की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अब देखिए, हमारा जो ऋग्वेद है उसके अंतर्गत पूर्व शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या फिर गढ़, ठीक है। अब जो आर्य के युद्ध के देवता है उसे इंद्र बोलते थे, ठीक है, और जो इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। यानी जो इंद्र देवता थे उसको गढ़ तोड़ने वाला या फिर गढ़ विध्वंसक कहा गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये गढ़ यानी दुर्ग होते कहाँ थे। अब हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में शहरों को दुर्ग द्वारा या फिर किलेबंदी उसकी कर दी जाती थी। लेकिन बच्चों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई इतिहासकार इस चीज को मानेगा और कोई इतिहासकार नहीं मानेगा। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई इस मत के पक्ष में होगा तो कोई इसके विपक्ष में। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो ये आलोचना करते हैं कि आर्यों का आगमन 1500 BC के आसपास हुआ था, जबकि हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 ईस्वी के आसपास ही हो चुका था। तो फिर आर्य द्वारा कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, सोचने वाली बात है ना। और अगर युद्ध हुआ भी होता तो हड़प्पा सभ्यता में अंतिम काल से संबंध के विनाश में कोई स्तर नहीं मिले। यानी वहाँ पे जो सैनिक लड़े होते तो उनकी लाशें, उनके हथियार औजार कुछ न कुछ तो मिलते, है ना, और उनके कवचधारी सैनिकों के भी सब नहीं मिले, जिससे हम ये कह सके कि हड़प्पा सभ्यता में आर्यों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये कथन पूरी तरह से सही नहीं बैठता है। तो कुछ इतिहासकार इस मत को सही ठहराते हैं और कुछ इतिहासकार इस मत को गलत मानते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा जो दूसरा कारक है वो है हमारा पर्यावरणीय कारक। यानी इतिहासकार का कहना है कि पर्यावरण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो देखिए, इस मत के अनुसार पर्यावरण कारण थे जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उनमें था
जलवायु परिवर्तन, सूखा, वनों की कटाई, नदियों का जल सूख जाना तथा मार्ग बदलना। ठीक है, ये सब कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन बच्चों, अब यहाँ पे भी आलोचना की गई है। कुछ इतिहासकार इसके पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। तो जो इसके आलोचक थे वो कहते हैं हड़प्पा जैसी विशाल व व्यापक सभ्यता के सभी क्षेत्रों का एक साथ पर्यावरणीय आपदा का शिकार हो जाना तार्किक प्रतीत नहीं होता। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। अब जो हड़प्पा सभ्यता था वो भारत से लेके पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो हो गए, ठीक है, और भारत की तरफ राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, इतनी बड़ी सभ्यता थी। वहां पर एक साथ बाढ़ कैसे आ सकती है, एक साथ सूखा कैसे पड़ सकता है, और एक ही साथ वनों की कटाई या फिर नदियों का जल कैसे सूख सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। तो यह था हमारा दूसरा कारण। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखें और इसे दोबारा समझें। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मत की तरफ। तो देखिए, हड़प्पा में केंद्रीय सत्ता विद्यमान थी, जो संभवतः हड़प्पा ही थी। अब इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा में केंद्रीय सत्ता विद्यमान थी, जिससे अन्य क्षेत्रों का शासन प्रशासन हड़प्पा क्षेत्र द्वारा ही चलाया जाता था। यानी जो अन्य क्षेत्रों पर जो नियंत्रण होता था वो हड़प्पा क्षेत्र से ही किया जाता था। और इस मत के अनुसार पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में इसकी केंद्रीय सत्ता का पतन हो गया और इसके परिणाम स्वरूप इसके अन्य नगरों का भी पतन हो गया। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पा जो इनका केंद्र था, ठीक है, पर्यावरण कारक की वजह से, जैसे बाढ़ आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से या फिर अन्य कोई भी पर्यावरण कारक की वजह से जो इनका केंद्रीय सत्ता थी, यानी जो हड़प्पा क्षेत्र था, उसका पतन हो गया। और इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके बाद जो थे अन्य नगर भी धीरे धीरे पतन होने लग गए थे। अब मान लीजिए मैं अपने घर का मुखिया हूँ, ठीक है, और मेरे घर में कुछ लोग रहते हैं, ठीक। अब किसी वजह से मेरे को कुछ हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब मेरी वजह से मेरा घर चलता था, ठीक है। अब मेरा ही एक्सीडेंट हो गया तो मेरे घर वाले कहाँ जाएंगे? उनके पास ना कोई कमाने का जरिया था ना कुछ, है ना। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, क्योंकि केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता था और उसी केंद्र पर पर्यावरण संकट आ गया, जिसके तहत वो जो केंद्र था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अब केंद्र तबाह हो गया तो उसके बाद जो अन्य क्षेत्र थे वो भी धीरे धीरे उनका पतन होने लग गया था और वो नष्ट होने लग गए थे। तो बच्चों, आपको इन तीनों में से कौन सा कारण लगता है कि इस कारण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था? तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। अब हम पढ़ने वाले हैं कनिंघम के बारे में। कनिंघम कौन थे और इनका भ्रम क्या था? ठीक है, तो देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे, ठीक, यानी ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक। और जो कनिंघम थे ये इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया। इन्होंने मतलब खुदाई का कार्य शुरू कर दिया था। और जो ये अपने जानकारी के लिए लिखित स्रोतों का अध्ययन किया करते थे, जिसमें साहित्य तथा अभिलेख आया करते थे। और जब इन्होंने खुदाई करना शुरू किया तो इन्होंने धीरे धीरे जो चीनी तीर्थयात्री थे 7वीं शताब्दी में, उन यात्रियों के वृत्तांतों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। और कनिंघम उन वस्तुओं पर ज़्यादा महत्व देते थे जो कि सांस्कृतिक महत्व की होती थी, यानी कि ऐसी वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो सभ्यता की संस्कृति से जुड़ा हुआ होती थी। अब देखिए, जो कनिंघम भाई साहब का जो भ्रम था वो ये था कि एक अंग्रेज था, ठीक है, उसको खुदाई के दौरान ना कोई हड़प्पा मुहर मिली, ठीक है। अब वो अंग्रेज भागता भागता उस मुहर को कनिंघम भाई साहब के पास लेकर आता है, ठीक। और कनिंघम भाई साहब बिना कुछ सोचे समझे उस मुहर को उस कालखंड में निनांकित करने का असफल प्रयास करते हैं, जिससे वह अपरिचित थे, मतलब वो संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं थे, और उसी से उसकी तुलना कर दी। और उन्होंने उसकी तुलना भारतीय इतिहास के प्रारंभ की गंगा घाटी से कर दी, क्योंकि बाकी इतिहासकार भी यही मानते थे कि जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो गंगा घाटी के पास पनपी सभ्यता थी। इसलिए कनिंघम भाई साहब ने भी बिना कुछ सोचे समझे हड़प्पा सभ्यता की मुहर को भी गंगा घाटी से उसकी तुलना
कर दी। और यही था जो था कनिंघम का भ्रम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो है नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जॉन मार्शल के बारे में मैंने आपको पहले ही भी बताया था। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने 1924 में पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की घोषणा करी थी। तो देखिए, अब जो जॉन मार्शल थे उनको भी कनिंघम की तरह आकर्षक खोजों में रुचि थी। यानी जैसे कनिंघम भाई साहब को नई नई खोजों में रुचि हुआ करती थी, वैसे इन जॉन मार्शल भाई साहब को भी कनिंघम की तरह ही खोजों करने में रुचि हुआ करती थी। अब जो मार्शल थे, इन्होंने स्थिर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास किया। तो अब देखिए, हम स्तर विन्यास की बात करते हैं। अब जो स्तर विन्यास है वो ऊपर से नीचे की ओर खुदाई करते हैं, यानी ऊपर हमें जितनी चीजें मिलेगी वो बिल्कुल नई नई चीजें मिलेगी, और हम जितना ही गहराई में खोदते जाएंगे वो सारी चीजें पुरानी मिलेंगी। और जॉन मार्शल भाई साहब इस बात को भूल गए थे और उन्होंने क्षैतिज रेखा में खुदाई करना आरंभ कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको खुदाई करना शुरू किया और स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और जितनी भी वस्तुएं खुदाई के दौरान पाई गई, चाहे वो ऊपर मिली हुई वस्तु हो या फिर बहुत ही गहराई में पाई गई वस्तु, उन सभी को एक ही कालखंड में विभाजित कर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे R.E.M. व्हीलर के बारे में। तो देखिए, ये भी एक पुरातत्वविद थे जो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने और इन्होंने इस समस्या का निदान किया। यानी जो जॉन मार्शल ने जो गलती की थी, ठीक है, क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने की, वो R.E.M. व्हीलर ने उसे सुधारने का प्रयास किया। जो R.E.M. व्हीलर थे उन्होंने कहा कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक होगा। मतलब कि जो क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की जाती थी उसके बजाय टीले के स्तर विन्यास पर खुदाई करनी चाहिए। और अब जितनी भी गहराई में और या फिर ऊपर पाई गई जितनी भी पर्व वस्तुएं मिलेगी खुदाई के दौरान, उसका विभाजन खुदाई में पाए गए स्थान के स्थान पर किया जाना चाहिए। जैसे ऊपर पाई गई वस्तुओं का कालखंड अलग तरीके से विभाजन होगा और जो उससे नीचे गहराई में पाई गई वस्तुएं होंगी उसका विभाजन एक अलग समय में किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो R.E.M. व्हीलर थे उन्होंने जॉन मार्शल की समस्या का निदान किया। अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, अब इतिहासकार ये कैसे पता लगाते थे कि ये वस्तु धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई होती है ना। तो देखिए, इतिहासकार उन वस्तुओं को धार्मिक महत्व की बताते थे जैसे उनके कोई असामान्य वस्तुएं मिली है, कोई अजीब सी चीज मिल गई, ठीक है, और जिसे वो अपरिचित है यानी जिनका ज्ञान उन्हें नहीं होता था, तो वो ऐसी चीजों को धार्मिक महत्व की बता दिया करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता से आभूषणों से लदी हुई एक मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। तो आप चित्र में देख सकते हो जो मूर्ति दिख रही है एक मातृ देवी की मूर्ति है जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। ठीक, अब कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने, यानी मोहरें जो हुआ करती उस पर अनुष्ठान के यानी धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ वगैरह के दृश्य बने हुए, और जो कुछ मोहरें और पाई गई है उस पर प्रकृति के चित्र बने हुए हैं जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, अब इससे इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति पूजा की जाती थी, यानी लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, जैसे सूर्य हो गए, चांद हो गए, इन सब की पूजा हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता से एक बड़ी अजीब सी मुहर मिली है, ठीक है, जिस मुहर पर एक व्यक्ति को पालथी मारकर योगी मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इसके चारों तरफ देखिए, इधर जानवर है, इस तरफ जानवर है और इस तरफ जानवर है। ठीक है, और जो ये बीच में जो योगी मुद्रा में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसे आद्य शिव यानी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता शिव के रूप में दिखाया गया है। यानी ये जो व्यक्ति है उसको हिंदू धर्म के प्रमुख देवता शिव से तुलना की गई है। ठीक, अब देखिए
कुछ पत्थरों को शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कुछ जो पत्थर हुआ करते उसको शंक्वाकार वस्तु के रूप में लिंग के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अब देखिए, लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे समन के बारे में। ये समन क्या होते थे? तो देखिए, समन वह महिलाएं या पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही साथ दूसरी दुनिया के साथ संपर्क साधने का दावा करते थे। यानी समन वह व्यक्ति होते थे जो जादू टोना, जादुई शक्ति, काली शक्तियों के बारे में जाना करते थे और वो लोगों का जादू से इलाज करना, उनके पास ऐसी शक्ति होती थी और वो अपनी शक्ति के जरिए दूसरी दुनिया के साथ संपर्क साध सकते थे। तो उस पुरुष या महिला को समन की संज्ञा दी जाती थी। तो चलिए बच्चों, एक बार हम फिर से अपनी धार्मिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्रकृति पूजा के बारे में। प्रकृति पूजा के साक्ष्य हमें मोहरों से मिलते हैं जिस पर पेड़ पौधे के चित्र बने हुए हैं, जिसे इतिहासकार ये कहते हैं कि हड़प्पा वासी लोग प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। दूसरा है मूर्ति एवं लिंग पूजा। अब हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी की मूर्ति एवं शिवलिंग प्राप्त हुए हैं जो कि मूर्ति एवं लिंग पूजा को दर्शाते हैं। और तीसरा है अंधविश्वास एवं जादू टोना। अभी अभी हमने पढ़ा था समन के बारे में, जिसमें लोग जादुई के बारे में, जादुई शक्ति होने का दावा करते थे और दूसरी दुनिया के साथ संपर्क साधने का दावा करते थे। तो ये एक तरीके का अंधविश्वास भी हो सकता है और जादू टोना भी हो सकता है। तो लोग अंधविश्वास एवं जादू टोना में विश्वास रखते थे। और चौथा है पारलौकिक जीवन में विश्वास रखना। हड़प्पाई वासी समाधानों के साथ साथ दैनिक उपयोग की एवं विलासिता की वस्तुएं रख दिया करते थे और ये मानते थे कि मरने के बाद व्यक्ति वह उन वस्तुओं का उपयोग करेगा, जो कि दूसरी दुनिया तथा पारलौकिक जीवन में विश्वास रखने की मान्यता को दर्शाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।